अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 8.4 स्टडी करना है। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो ये लॉ आपको बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इस लॉ की स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि व्हेन हीट एनर्जी एंटर्स द सिस्टम it changes into internal energy प्लस डू सम वर्क। यानी कि आप आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि जब आप किसी भी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, और इंटरनल एनर्जी जब सिस्टम की चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम कुछ वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हीट प्रोवाइड करने से इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है, तो मैंने आपको पहले भी, हम इस चैप्टर के स्टार्ट में भी जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ कंटेनर, ठीक है, और आपने अगर इस कंटेनर के अंदर गैस को फिल किया हुआ है, जब आप इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, ये इस तरह से आप हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, तो होता क्या है कि हीट प्रोवाइड करने से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है, और हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है आपने हीट प्रोवाइड की, दैट हीट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। जब गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ सिलेंडर की वॉल के साथ कोलाइड करना शुरू करेंगे, और जब ये वॉल के साथ कोलाइड करना शुरू करेंगे तो आपकी जो गैस है वो एक्सपैंड हो जाएगी। जब गैस एक्सपैंड हो जाएगी इसका मतलब है आपके सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन कर दिया है। यानी कि जब गैस एक्सपैंड हुई है तो हम कहते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में सिस्टम ने कुछ वर्क परफॉर्म किया। तो देखिए फर्स्ट लॉ आपको ये कहता है कि जब आप किसी भी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के रिजल्ट में उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी और उस पर सम अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली बच्चों हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखने के लिए लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें जो डेल्टा क्यू है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसमें जो डेल्टा यू है बच्चों ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो डेल्टा डब्ल्यू है ये वर्क डन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपकी बुक में थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, तो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थ्योरी के पॉइंट्स पता होना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखती जाऊँगी। अगर हम इसके अलावा देखें तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ जो है ना, दिस इज़ इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिलता जुलता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स आपको ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें ना तो हम कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be converted from one form to एन अदर। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी यूँ ही हो रहा है ना कि ये जो हीट का इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में कन्वर्ट होना है, ये कन्वर्जन हो रही है ना खुद ब खुद से, तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। इनिशियली जो आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वही सिस्टम आगे जाके उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसके वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो वो कहता है कि एनर्जी को हम खुद से ना तो क्रिएट करते हैं ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी जो आप अपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वही हीट आगे चलकर इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में कन्वर्ट होकर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए वो आपको ये कहता है कि व्हेन वी हीट द गैस, या जो दो डिफरेंट पॉइंट्स आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि व्हेन वी हीट द गैस
मॉलिक्यूल्स, या आप यूँ कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, as a result gas will expand and do some work on the surrounding। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जब आप गैस मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, क्योंकि हीट करने से उनका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो फिर इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है और इसके नतीजे में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। जब भी गैसेस एक्सपैंड करती हैं तो आपने जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखा हुआ होता है ये हमारा सिस्टम है, और इसके बाहर जो कुछ भी है ये सराउंडिंग्स होते हैं। तो देखिए, जब गैस मॉलिक्यूल गैस एक्सपैंड करती है, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं तो ये वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं इन दैट केस वर्क हो जाता है, और हम इसको नाम देते हैं, ये जो इस केस में वर्क होता है हम इसे कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। और ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग होता है, इट इज़ ऑलवेज टेकन पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। ये रूल के अकॉर्डिंग हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। और फिर ऑन द अदर हैंड व्हेन हीट इज़ रिमूव्ड, इसके रिजल्ट में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। ठीक है, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है तो एज अ रिजल्ट गैस विल कॉन्ट्रैक्ट एंड सराउंडिंग्स विल डू सम वर्क ऑन द सिस्टम। यानी कि जब गैस कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो ये जो हमारा सिस्टम है उसमें जो पहले एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ ना कि ये देखें इतना डिस्टेंस पहले गैस मॉलिक्यूल ने कवर किया ना, तो इतना डिस्टेंस कवर करके गैस एक्सपैंड हो गई। अब इस केस में तो सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क डन किया था, लेकिन जैसे ही गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि गैस मॉलिक्यूल वापस अपनी पोजीशन पर आएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया होगा ये भी वापस आ जाएगा। इसको वापस आने के लिए बाहर से फोर्स लगेगी तभी तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे ना, तो हम कहते हैं इन दैट केस सराउंडिंग विल परफॉर्म सम वर्क ऑन द सिस्टम। और फिर हम इसे लिखते हैं वर्क डन बाय सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम। और ये जो वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, ये बाय कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं ना तो ये साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, या जब भी आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपको ये साइन कन्वेंशंस पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो वो आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहा है कि वो कह रहा है कि हम फर्स्ट लॉ को कॉमन लाइफ में इसकी जो एप्लीकेशन है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 आप याद रखेंगे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी में, मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों कि जैसे ही देखें इंसान की बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, जैसे ही आप कोई काम परफॉर्म करते हैं, वर्क डन करते हैं तो आप उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट फिर दोबारा से आपको एनर्जी लेने की नीड होती है, यानी कि आप कोई खुराक का इंटेक करते हैं या कुछ लेते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो उस एनर्जी को ओवरकम कर ले, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे कह रहा है स्वेटिंग ऑफ अ पर्सन इन क्राउडेड रूम। अब जैसे देखें अगर आपने एक ही रूम के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए होते हैं ना तो उस रूम के अंदर काफ़ी सफोकेशन हो जाती है। अब देखें उसमें आपकी बॉडी को पसीना आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आपकी बॉडी में जो हीट है वो स्वेटिंग के नतीजे में रिलीज़ हो रही होती है, और वो जो स्वेटिंग होती है वो आपका जो रूम है उसके टेम्परेचर को समवट कूल डाउन करने में हेल्प आउट कर रही होती है, यानी कि हीट एनर्जी को आपने सिस्टम में रिलीज़ कर दिया जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली स्लोली कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है ना डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब अगर आपने डेल्टा U को इस तरफ ले आते हैं तो फिर हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू होती है डेल्टा Q माइनस डेल्टा U, ठीक है।
अब देखें, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो डेल्टा यू है ये चेंज इन एनर्जी है, और हम कोई भी सिस्टम लेते हैं उस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी को हम यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यू ए जो है वो सिस्टम की इनिशियल स्टेट एनर्जी है, ठीक है, और यू बी जो है वो सिस्टम की फाइनल स्टेट एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, जब आपने डिफरेंस इन एनर्जी लेना होगा ना, तो फिर इट कैन बी रिटन एज, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की, फॉर आ साइक्लिक प्रोसेस ये होता है कि आप जहाँ से सिस्टम में काम करना शुरू कर रहे होते हैं ना, या जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट होती है, अगर आपका सिस्टम घुमा के वापस उसी स्टेट पर आ जाए तो हम उसे कहते हैं दैट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो आप कहते हैं कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस यू बी इज इक्वल्स टू यू ए, यानी कि आपके सिस्टम ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था मूव करना, आपका सिस्टम वापस उसी जगह पर आ गया है। तो फिर आप इसको मैथमेटिकली यू लिखेंगे ना, यू बी की जगह लिखेंगे यू ए माइनस यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इसका मतलब है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू हो गया। यानी कि आपने सिस्टम को जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी आपके सिस्टम के वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो मैंने आपको लास्ट मैथमेटिकल फॉर्म करके बताई है ना, इसमें आपने ये सीखा है कि हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था ना कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या, कौन सी चीज़ें होती हैं कि जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड कर रही होती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। तो हमने इंटरनल एनर्जी का स्टेट वेरिएबल होना इस तरह से प्रूव किया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी को सेपरेट कर लें, इंटरनल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ स्टेट पुट करें। अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस है तो यू बी यू ए के इक्वल है, या आप कह सकते हैं यू ए की जगह पे यू बी रिप्लेस कर दें। तो इस केस में आपने जो सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी आपके यूज़फुल वर्क डन में परफॉर्म हो गई है, यानी यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज सिस्टम एक साइक्लिक प्रोसेस था, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो थ्योरी के लिए आपने अपनी बुक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में याद कर लेने हैं। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 132 ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आपको पहले वाले पैराग्राफ के बाद उसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन के बाद उसने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म बताई है। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन से ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, ये आपको ये दो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आप सिस्टम में हीट देंगे तो क्या होगा, जब आप सिस्टम से हीट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा। ये दोनों बातें मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। देन जो हमारा 8.7 इक्वेशन से तीसरा पैराग्राफ है ना, जिसमें वो कह रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई ऑफ द सिस्टम डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट वेरिएबल है, तो स्टूडेंट्स ये स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है, ना कि ये पाथ पे डिपेंड कर रही है। तो कह रहा है इट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई वो यूज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन स्पाइट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी, कि हम वैल्यू के इंटरनल एनर्जी की कोई फिक्स वैल्यू यूज़ नहीं करते, बल्कि स्टूडेंट्स हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें वो आपको डेली लाइफ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बता रहा है कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी में, स्वेटिंग ऑफ अ पर्सन में, या आप अगर अपनी बुक से रीड करें तो बुक में आपको इसकी 2-3 एग्जांपल्स और भी दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी ये जो फर्स्ट लॉ है, इस फर्स्ट लॉ की थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी एप्लीकेशंस पर बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करते हैं।